अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो जी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का सेकंड लेक्चर। कोटेशन है छोटी सी, आप लोगों के लिए देख लो आप। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, बेसिकली हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन आप कहीं भी चले जाओ तो पीड से रेलिवेंट जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं और आपको आने चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले कुछ टॉपिक्स बताए हुए कि जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है, उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। फिर हम डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे कि किस किस डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। हम उनको देखेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस वो देखेंगे, टीथिंग को देखेंगे और माइलस्टोन देखेंगे एट द एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ये चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कहता है कि इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ बट ऑल्सो द मेचोरिटी ऑफ सिस्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनिंग। यानी चाइल्ड ग्रोथ में सिर्फ आप ये नहीं कह सकते फिजिकल ग्रोथ, तो इसके साथ हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी डिफरेंट सिस्टम है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मेच्योर होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह लो, कॉग्निटिव प्रोसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे की जो है कॉग्निटिव एबिलिटी जो है मेच्योर से मेच्योर होती जाती है। ठीक है, ग्रो होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी फंक्शनिंग जो है वो पहले से बेहतर। जब बच्चा पैदा होता है कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, लेटा रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर भागता है, नहीं है तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। वो कहता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय अ वैरायटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। बहुत सारे हो सकते हैं, वो आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। इंटरनल फैक्टर मीन जो बॉडी के अंदर इनसाइड बहुत सारी चीज़ें, जैसे डाइट आपकी, ठीक है, बॉडी के अंदर जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है वो सारी चीज़ें उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर आउटसाइड द इन्वायरमेंट, कितनी हेल्दी इन्वायरमेंट है, कितनी बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी गई है। पहले ज़माने में बच्चे जो है वो कंप्यूटर या इस तरह की चीज़ें उनको ऑपरेट करना नहीं आती थी, क्योंकि उनके ज़माने में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और ये तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती नहीं। अब के बच्चे जो है पैदा होते हैं उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, तो उन्हें पता टच कैसे करना है, कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वीडियो ऑन करनी है, किस तरीके बंद करनी है, किस तरह तस्वीरें। तो क्योंकि उनको जैसा इन्वायरमेंट जो है वो स्टार्ट से मिला वो उसके अकॉर्डिंग टू जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कहता है कि देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ पीडियाट्रिक्स कि वो मॉनिटर करें और इम्प्रूव करें चाइल्ड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, पर्सनैलिटी को एंड बिहेवियर को। चाइल्ड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डेली पेशेंट, डेली तो नहीं मतलब ये पेशेंट का मंथली, और मंथली के बाद जो है वो फिर ईयरली चेक किया जाता है कि जितना उसकी हाइट में इजाफा होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं, वेट में इजाफा होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं होना चाहिए। फिर बच्चे की पर्सनैलिटी देखी जाती है कि बच्चे की कोई पर्सनैलिटी ऐसी तो नहीं है कि जिसमें कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, या कोई टेंट्रम तो नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं शो करता, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन वाला तो नहीं है, या उसका बिहेवियर कुछ ऐसा तो नहीं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। तो उस तरह से उसकी जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग टू फिर जो है वो बच्चे के जो है वो जो अगर कोई लैकिंग हो या कहीं पर प्रॉपर तरीके से जो है वो ना हो बच्चे को, तो उस हिसाब से फिर जो आगे आप मेंटल हेल्थ में जो है वो चिल्ड्रन के जो है वो बच्चों के डिसऑर्डर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि अगर बच्चों को जो है वो डिसऑर्डर प्रेजेंट है उनके अंदर, तो उसके हिसाब से फिर बच्चों को जो है वो मैनेज करते हैं, टाइमली उसके लिए इंटरवेंशन करते हैं। बच्चों में जैसे सेपरेशन एंजाइटी बहुत हो सकती है, या जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन सेपरेशन एंजाइटी पेरेंट्स या सिबलिंग्स की वजह से हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप उनके बिहेवियर में अल्ट्रेशन देखते हो और उसके अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्ड करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो डिफरेंस आ जाता है कि जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती क्या है। ग्रोथ क्या है, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ जो है वो जी ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन का रिजल्टिंग एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। यानी इसमें क्या होता है कि बॉडी के साइज में जो है वो इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ क्या वो प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल मैच्योरेशन है, हाइट एंड वेट में जो इजाफा होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले ग्रोथ की एग्जांपल क्या है तो आप कह सकते हो जैसे हाइट एंड वेट, क्योंकि साइज में इंक्रीज होता है ना वेरियस ऑर्गन में, जैसे जैसे टांगों की लेंथ इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, मसल मैथ इंक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग टू होता है पेशेंट का वेट, बच्चे का जो है वो वेट इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन। आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है। मैच्योरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस organ. It occurs by multiplication of the cells and increase in intracellular
सब्सटेंस, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, जो मसल मास है वो इंक्रीज होता है, और जो ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी, यानी आप इसको क्वांटिटी की फॉर्म में मेजर कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि वेट अभी 3 kg था, फिर 7 kg हो गया, इतना एक्सेट्रा, तो क्वांटिटी फॉर्म में हम इसको मेजर कर सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट की बात करो तो ये प्रोसेस है फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इसमें जो उसकी फंक्शनल एबिलिटी होती है और जो फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो बेसिकली मेच्योर होती है विद द पैसेज। जैसे कॉग्निटिव एबिलिटी, सोशल एबिलिटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट विद द पैसेज। हम पहले बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता, फिर आ करता है, फिर प्रॉपर तरीके से वर्ड बोलता है, फिर एक वर्ड पहले बोलता है, फिर दो इतना सोन, फिर सेंटेंसेस बोलता है। तो ये बेसिकली वो क्या होता है आपकी डेवलपमेंट में आ जाता है, जिसमें फंक्शनल फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है इंडिविजुअल की, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये सब उसकी एग्जाम्पल है। इट इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, इसमें इन शॉर्ट स्किल में और कैपेसिटी टू फंक्शन में जो है वो इंक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली, ग्रेजुअली। इट इज़ रिलेटेड टू द मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस आ यानी साइकोलॉजिकल जो है वो डेवलपमेंट होती है, इमोशनल और सोशल। ये क्वालिटेटिव, इट इज़ अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, यानी इसको आप क्वांटिटी फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते। हम क्या कह सकते हो कि इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट 2% हुई है, 3% हुई है, ऐसे नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटेटिव है। जैसे हमने रिसर्च 2 तरह की पढ़ी है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें क्वांटिफाई नहीं करते, जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में बताते हो इतने नंबर ऑफ पर्सन का रिस्पॉन्स ये था, इतने नंबर ऑफ पर्सन का रिस्पॉन्स जो है वो ये था। डेवलपमेंट कहता है द ग्रेजुअल चेंज एंड एक्सपेंशन, एडवांसमेंट फ्रॉम अ लो टू मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द emerging and expanding of the individual capacity through growth, maturation and learning। ठीक है, तो इसमें जो है वो एडवांसमेंट होती रहती है, पहले लोअर से मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में, जैसे मैंने आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बताया, इतना लैंग्वेज में तो वो पहले लोअर से फिर मोर एडवांस स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो पर्सन मूव करता है। पहले उसको बोलना नहीं आता, फिर 1 2 बोलता है, फिर जमा जो है वो प्लस माइनस, ठीक है, ये सब होना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आ जाता है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एडवांस स्टेज पे जाते रहते हैं। ग्रोथ के जरिए, मैच्योरेशन के जरिए और लर्निंग के थ्रू जो है वो होती है। जितनी ज़्यादा उसको लर्निंग इन्वायरमेंट मिलती है उतनी जल्दी जो है वो ग्रो करता है, उतनी जल्दी वो चीज़ें सीखता है। उसके बाद नेक्स्ट ये छोटा सा जो है आपको इमेज दिखाया हुआ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये पिक्चर दिखाई है। ग्रोथ में शॉर्ट वर्ड में बताया कि ग्रोथ क्या है, क्वान्टिफाइबल चेंज आता है साइज में, जबकि डेवलपमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये आप शॉर्ट सी डेफिनेशन याद कर सकते हो कि कोई आपसे पूछे ग्रोथ क्या है, तो साइज में जो इंक्रीज होता है, साइज में जो क्वान्टिफाइबल चेंज आता है उसको ग्रोथ कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं हाइट एंड वेट। और जबकि डेवलपमेंट में स्ट्रक्चर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जैसे कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल डेवलपमेंट आपको मैंने बताई। अब आपको ये सामने पिक्चर में देखा होगा, एक साइड पे जो है वो आपको ग्रोथ दिखाई है, दूसरी तरफ डेवलपमेंट दिखाई है। ग्रोथ इनमें से कौन सी है, ये जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पहले न्यूनेट था, फिर इन्फेंट हुआ, फिर टोडलर हुआ, फिर इसमें अडल्ट है, फिर एडल्ट और फिर ओल्ड एज में। तो ये ग्रोथ दिखाई है जिसमें साइज में चेंज आ रहा है। उसके साथ पिक्चर में आपको डेवलपमेंट दिखाई जा रही है। पहले सेल्स कम थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल इंक्रीज होते होते डेवलपमेंट होते होते जो है वो पहले एक छोटा सा सेल था, उस सेल से आगे डेवलपमेंट हो गई, जो है वो कंप्लीट फीटस जो है वो बन जाता है। अब मैं फीटस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है जब तक वॉर्म के इनसाइड है बेबी उसको फीटस कहते हैं। जब वो वॉर्म से बाहर तशरीफ़ ले आता है, उसकी बर्थ हो जाती है, तो फर्स्ट मंथ तक वो न्यूनेट होता है, फिर फर्स्ट मंथ से लेकर 1 ईयर तक वो इन्फेंट होता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है पीरियड्स में टर्मिनोलॉजी कि कब उसे न्यूनेट कहेंगे, कब इन्फेंट और कब टोडलर एंड सो ऑन आगे जो है वो कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये 2 डिफरेंस बताइए इंपॉर्टेंट, आपको पेपर में बहुत क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। ग्रोथ जो है वो ऑब्जेक्टिवली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उससे मेजर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको हाइट एंड वेट बताया, आप उसको ऑब्जर्व करते हो, पिछले महीने का कद इतना था, अब इतना हो गया, हाइट इतनी हो, तो मेजर की जा सकती है। जबकि डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते। इट डज नॉट जो है वो हाँ आप डिफरेंट टेस्ट के जरिए चेक की जा सकती है कि हाँ जो है वो इसकी डेवलपमेंट उस लिहाज से कि कोई बेहतरी आई है या नहीं, वो उस लिहाज से, लेकिन क्वांटिटी फॉर्म में आप उसे मेजर नहीं कर सकते। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, ग्रोथ जो है वो पूरी मतलब थ्रू लाइफ स्पैन कंटिन्यू रहती है, आफ्टर मैच्योरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है इन ऑल द एरिया ऑफ मेंटल एक्टिविटी में, जो है वो इन ऑल द एरिया ऑफ मेंटल एक्टिविटी में जो है ये कंटिन्यू रहती है। ग्रोथ जो है ये वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स एंड हैज मैनी साइडेड। ठीक है, यानी ग्रोथ आप कह लो सिर्फ डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट्स है,
जबकि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो की जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी मैनी साइड्स हो सकती हैं होती हैं। ग्रोथ जो है वो नॉट डायरेक्शनल नहीं होती, ये पहले स्मॉल सिंपल होगी फिर कॉम्प्लेक्स, यानी इसकी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, सिक्वेंशियल होती है कि इतनी एज तक बच्चे की ये की डेवलपमेंट होगी, फिर आगे आगे ये होगी, तो वो सीक्वेंस वाइज जो है वो होती है। ऐसा नहीं होता पैदा होते ही बच्चा बोलना शुरू हो जाए, नहीं होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेसिवली जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ग्रोथ जो है वो लर्निंग से अफेक्ट नहीं होती। आप किसी को तस्वीरें दिखाओ लंबे कद वाली, तो इसका कद लंबा नहीं होगा, लेकिन डेवलपमेंट में जो हमें लर्निंग और एक्सपीरियंस जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे जैसे उसकी लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग टू उसकी डेवलपमेंट जो है वो इनहांस होती है। मैच्योरेशन की डेफिनेशन बताइए कि इट इज़ एन इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस एंड अडॉप्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है, आपकी कॉम्पिटेंसी और अडॉप्टेबिलिटी में इंक्रीज आता है। चेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर में दैट मेक इट पॉसिबल फॉर दैट स्ट्रक्चर टू बिगिन फंक्शनिंग टू फंक्शन एट अ हाई लेवल, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो फंक्शनिंग पहले से मेच्योर होना शुरू हो जाती है। जैसे पहले बच्चा होता है, आहिस्ता जब वो मेच्योर होता जाता है तो उसके अंदर जो है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी की सिंपल एग्जांपल है, जब बच्चा छोटा होता है बड़ा इमोशनल होता है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो यूँ बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो भी विदाउट पैसेज ऑफ टाइम जो है उनमें भी सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो मूव करी जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये कुछ पैटर्न बताए हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में, के डायरेक्शन या पैटर्न बताएं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो मेन दो तरह के थे, सेफेलोकॉर्डल जो है वो पैटर्न और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल या नियर टू फॉर जो है वो होता है। सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टेल डेवलपमेंट होती है, जैसे आपको सामने पिक्चर में जो है वो दिखाया है, ये सेफेलोकॉर्डल हेड से टू जो है वो टेल तक टूवर्ड द टेल, जैसे हाइट में इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो वो सेफेलोकॉर्डल होता है। जबकि प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है कुछ बच्चों की ग्रोथ जो है वो क्या होता है, हाइट में इंक्रीज हो, कुछ लोगों का वेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो वो उनकी जो अगर आप वेट कह रहे हो तो वो क्या हो सकता है, मिड लाइन टू पेरिफेरी हो सकता है, उनका वेट इंक्रीज हो रहा हो, तो वो पे आ जाती है प्रॉक्सिमो टू डिस्टल या नियर टू फॉर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर एक टर्म आ जाती है डिफ्रेंशिएशन, जिसमें कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक। इसमें डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रॉम सिंपल ऑपरेशन से मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड फंक्शन, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएशन। फिर ये कुछ फैक्टर्स बताए हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जेंडर आ जाता है, हेरिडिटी जो चीज़ें होती हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट, जैसे पेरेंट्स अगर टॉल हैं अल्टीमेटली बच्चों में भी जो है वो चीज़ ट्रांसफर होती है, बच्चे भी जो है वो हाइटेड ज़्यादा होते हैं, टॉल होते हैं। जेंडर, अब जेंडर में जो है वो फीमेल एंड फीमेल, उस लिहाज से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। कहते हैं ना बच्चियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो इस लिहाज से जेंडर टू जो है मेल फीमेल में ग्रोथ पैटर्न के लिहाज से जो है वो डिफरेंस आ सकता है। जो प्रीनेटल फैक्टर्स में मैटरनल मैल न्यूट्रिशन, अगर मदर ने अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो एक इनडायरेक्टली बच्चे पे अफेक्ट करेगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का वेट कम हो सकता है, उसके हिसाब से बच्चे की ग्रोथ जो है वो और डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती है। जैसे आप आगे टर्म पढ़ोगे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज एंड लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, दो टर्मिनोलॉजी आप पढ़ोगे। जो स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज होती है उसमें जितनी बच्चे की एक्चुअल में ग्रोथ होनी चाहिए वो इनसाइड द वॉम नहीं होती, ठीक है, तो बेसिकली मैल न्यूट्रिशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से वो डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं ले रही तो वो जो है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी को जो है डेवलपमेंट को लीड कर सकता है। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, मदर कोई ऐसी नशावर जो है वो मेडिसिन जैसे अल्कोहल का, सिगरेट का, स्मोकिंग का या कोई ओपियाइड्स है, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करती है तो उसका बच्चे पे की हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। तभी तो मना किया जाता है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट 3 मंथ तो स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आपने कोई मेडिसिन नहीं एक्सेप्ट फोलिक एसिड के। मैटरनल इलनेस जो है, अगर मदर जो है वो हेल्दी नहीं है उस दौरान जो है वो बीमार रही है, उसका बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ सकता है। हार्मोनल, बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनका, जैसे आपने ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत एक्सेसिव उसकी सिक्रीशन हो रही है, उसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन एक्स्ट्रा मेच्योर होंगे, ज़्यादा बड़े हुए होंगे, आपने डिफरेंट हार्मोनल डिजीज़ पढ़ी होंगी, कुशिंग सिंड्रोम है, आगे आप हार्मोनल जब डिजीज़ पढ़ोगे चिल्ड्रन की तो उसमें जो है एक पर्टिकुलर हार्मोन का लेवल जब आगे पीछे होता है तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो बच्चे की अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस जो है वो कॉजेज हो सकते हैं जिसमें कॉज अननोन होती है। पोस्टनेटल फैक्टर में आ जाता है ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है, कितना जो है वो ग्रोथ पोटेंशियल, उसमें ये आ जाता है कि कुछ बच्चों को मतलब अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कुछ बच्चे जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग तो देर से करते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन आफ्टर जो है वो बर्थ बच्चे की न्यूट्रिशन कहती है, जैसे मदर फीड है तो बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता है कंपेरेटिवली फार्मूला मिल्क से,
उसके बाद वीनिंग फूड कैसी दी जा रही है वो डिपेंड करती है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। चाइल्डहुड इलनेस तो नहीं है, वैक्सीनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू हुई है या नहीं, अगर वो नहीं होती तो वो बच्चा इल रहता है या पानी साफ सुथरा नहीं मिलता उसके, जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, अगर उसके इन्वायरमेंट में साफ सुथरा पानी नहीं पीता, गंदा पानी पीने से डायरिया रहने की वजह से वो बीमार रहता है, बीमार होने की वजह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट कर सकती है। साइकोलॉजिकल, बच्चा जितना मेंटली रिलैक्स होगा, जितना मेंटली हेल्दी होगा, उतना जो है वो ज़्यादा उसकी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी। अब अगर बच्चों की जो है वो छोटी सी एज में पेरेंट्स की सेपरेशन होगी है या पेरेंट्स जो है वो बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, प्रॉपर तरीके से केयर नहीं देते हैं, तो उसका अफेक्ट आ सकता है। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ सकता है, कुछ कल्चरल डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, उन प्रैक्टिसेस का जो है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट हो सकता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे बहुत सारे कल्चर में कहा जाता है कि बच्चों को ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं देनी है, गर्म होती है, तो बच्चे के अंदर उस पर्टिकुलर वाइटामिन की, उस पर्टिकुलर मिनरल की या उस पर्टिकुलर जो है वो फूड कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर पेरेंट्स जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से मिल्क दे सकें या मीट दे सकें प्रॉपर तरीके से, तो वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। क्लाइमेट एंड सीजन, जैसे कुछ वेदर का अफेक्ट आता है बच्चे की हेल्थ पे, उसमें बच्चा प्रॉपर तरीके से खाता पीता नहीं है, ठीक है, ये ठंड जैसे फ्लू वगैरह, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो सकते हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्ले एंड एक्सरसाइज। जितना बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी देते हो प्ले की, एक्सरसाइज की, उतना बच्चा जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे ड्यूरिंग जब बेबी छोटा है उसमें जितना आप बेबी को मसाज करते हो, उस मसाज का जो अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का इफेक्ट होता है। जिन बच्चों को जो है वो बर्थ के बाद जो है वो न्यूनेट पीरियड में या इन्फेंट पीरियड में जितना ज़्यादा उनकी बॉडी को मसाज किया जाता है, उनको एक्सरसाइज कराई जाती है, उतना ज़्यादा बच्चा जो है वो जल्दी बैठना शुरू करता है, उतना ज़्यादा जल्दी वो एक्टिविटी करता है और उसका एक उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। इसी तरह बच्चे को जो है वो जब बच्चा मतलब बैठने वाला है, खड़ा होने, तो डिफरेंट जितनी आप उसको डिफरेंट किस्म की प्ले एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाते हो, उसके सामने पजल रखते हो, डिफरेंट टॉयज रखते हो, उतना जल्दी वो चीज़ों को पिक करता है और सीखता है, तो उसका उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है। बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का ऑर्डर क्या है, जैसे पहले बच्चे को तवज्जो ज़्यादा मिलती है, बाकी बच्चे समटाइम निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डर भी जो है वो डिपेंड करता है, उसकी वजह से भी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट आ सकता है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस जो है वो कि बॉडी में जो है वो हार्मोन का लेवल अगर आगे पीछे है तो उसका भी जो है वो अफेक्ट है। जैसे ग्रोथ हार्मोन का आपको मैंने बताया, एक्रोमेगैलिया आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये उसकी वजह से शॉर्ट स्टेचर या एक्स्ट्रा बॉडी के ऑर्गन जो है वो लॉन्ग, ये हार्मोनल इफेक्ट की वजह से हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आगे टर्मिनोलॉजी बताई हुई है, ये कुछ पिक्चर दिखाई, इसमें दिखाया कि इस तरीके से आप बच्चे का जो है वो वेट करते हो, सामने से जो है वो उसकी दिखाई कि किस तरीके से आप उसकी हाइट चेक करते हो। फिर नेक्स्ट जो है वेट आ जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि बच्चे का जब न्यू नेट होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसका एवरेज वेट कितना होना चाहिए न्यू बॉर्न का। तो न्यू बॉर्न का वेट 3 से 3.5 kg, अगर 2.5 से अबव है तो इसको मतलब ठीक एक्सेप्टेबल समझा जाता है, लेकिन जो आपके तो आइडियल या एवरेज हेल्दी है वो 3 कम से कम होना चाहिए, 3 से 3.5 है तो बेहतरीन है। वेट कहता है इट इज एन इजीली ऑब्टेनेबल मेजरमेंट एंड सेंसिटिव इंडेक्स है रिफ्लेक्टिंग द चाइल्ड ओवरऑल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। आपको इससे पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसका न्यूट्रिशन कितनी अच्छी है। ग्रोथ इज़ अ वेरी रैपिड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ एज में बच्चे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ में तो बच्चे की बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रोथ होती है। यंगर द इन्फेंट द मोर वेट गेन, जितना बच्चा छोटा है उतना ज़्यादा उसका वेट गेन होगा। अ स्टडी एनुअल इंक्रीज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.75 kg पर ईयर अंटिल द एडोलसेंस ग्रोथ। पर जब तक बच्चे की जो है वो पुबर्टी की वो नहीं स्टार्ट होती, वो एडोलसेंस वाली ग्रोथ नहीं स्टार्ट होती, तब तक हर साल बच्चे का 2 से 2.75 kg पर ईयर वेट जो है वो उसका इंक्रीज होता है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो या पेरेंट्स को गाइड कर सकते हो कि आपने देखना है कि हर साल उसका इतना वेट में इंक्रीज हुआ है, यानी 2.5 kg कम से कम उसका वेट इंक्रीज होना चाहिए। अब ये बताइए, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना वेट होता है 5 मंथ पे वो डबल हो जाता है। एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना वेट होता है वो क्या होता है 5 मंथ पे डबल हो जाता है। 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है और 2 ईयर पे 4 टाइम हो जाता है, 5 टाइम पे 3 ईयर्स पे 5 टाइम हो जाता है, यानी जो बर्थ का वेट है। और 5 ईयर पे 6 टाइम हो जाता है और 7 टाइम हो जाता है 7 ईयर पे, इसी तरह 10 टाइम हो जाता है बाय 10 ईयर्स पे, ठीक है। अब जैसे ये आपको सामने जो है वो इसमें टेबल में दिखाया, और न्यू बॉर्न का अगर वेट 3 जो है वो एवरेज बताया 3 kg, 6 मंथ पे उसका 7.5 kg होगा। अब जैसे अगर आपको सपोज भूल गया है, आपको नहीं याद है 12 महीने पे वेट क्या है,
तो आपने सिंपल ये फार्मूला याद रख लेना है कि बर्थ पे अगर उसका एमसीक्यूज में जैसे आपको दिया है कि उसने बताया कि बर्थ पे उसका वेट इतना था, अब बताएं कि 1 साल पे उसका वेट कितना है, तो आपने सिंपली उस बर्थ वेट को ट्रिपल टाइम काउंट 3 टाइम करके आपने बता देना कि इतना वेट है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से चीज़ें याद कर लेनी है। इतना जो है वो 6 मंथ पे 7.5 kg होगा, 12 मंथ पे 9 kg, 2 ईयर्स पे 12 kg, फिर 5 ईयर्स पे 18 kg और 10 ईयर्स पे जो है वो 28 kg होगा। अब नीचे फॉर्मूला बताया जिससे आप जो है वो चेक करते हो। अब ये इन्फेंट बताया हुआ है। इन्फेंट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो बच्चा बर्थ से लेकर 1 मंथ तक उसे न्यूनेट कहते हैं और 1 मंथ से 1 ईयर तक उसे इन्फेंट कहते हैं, यानी लेस देन 12 मंथ। अगर बच्चा छोटा है तो उसका वेट जो है वो आप इस फार्मूला से चेक कर सकते हो, जिसमें आप क्या करते हो कि एज इन मंथ आप लिखते हो, प्लस करते हो 9 और डिवाइडेड बाय 2, जैसे आप उसको जो है वो कर लेते हो। जैसे सपोज अगर मैं एज इन मंथ 9 लिखूँ, 9 जमा 9 18, 18 को 2 से डिवाइड को आपके पास 9 ने 2 9 18, तो 9 kg आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर जो बच्चे 1 से 5 साल के दरमियान उनका वेट चेक करने के लिए फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो, 2 मल्टीप्लाई एज इन ईयर प्लस 5 करके जो है वो आप वेट निकाल लेते हो। जी, फिर उसके बाद हाइट आ जाता है कि हाइट वर्टिकल डिस्टेंस आप देखते हो 2 पॉइंट्स का बिटवीन द टॉप ऑफ द हेड एंड हील ऑफ द फुट। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं हाइट, वो आ जाती है आपके पास हाइट। अब जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रन यंगर देन एज 3 ईयर्स, 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी आप जब हाइट मेजर करते हो तो बगैर शूज़ के करते हो, सॉक्स के और कैप के करते हो। जबकि चिल्ड्रन जो ओल्डर देन एज 3 ईयर्स के होते हैं उनकी आप बच्चों को खड़ा करके उनकी जो है वो हाइट चेक की जाती है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लाते वाइवा में पूछा जा सकता है आपसे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एट अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर ऑफ एज चाइल्ड बिगिन करता है रिलेटिवली स्टेबल एंड स्टडी ग्रोथ रेट ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, यानी 2 ईयर्स पे जो है वो चाइल्ड क्या करेगा, मतलब जब बच्चा पहुंच जाता है तब उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो क्या होता है 5 to 7 सेंटीमीटर हर साल उसका 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है वो हर साल इतना हाइट में इजाफा होता है, तो इस लिहाज से चेक किया जाता है। और 10 साल तक ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, यानी 2 ईयर से ऑनवर्ड हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर जो है वो उसकी हाइट में इजाफा होता है। अब ये सामने टेबल जो है वो आपको बताया, जिसमें बताया न्यू बॉर्न की जो है वो हाइट कितनी होती है, तो जो उसकी होती है वो कहते हैं 50 सेंटीमीटर होती है, उसकी अगर आप हाइट की जो है वो बात करो। फिर उसके बाद नीचे जो है वो बताया हुआ है कि आपकी जो है वो 6 मंथ पे उसकी कितनी जो है वो होती है, 66 सेंटीमीटर होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने फुट होते हैं, ताकि आपको उस हिसाब से जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाता है ये इसका फार्मूला नीचे बताया हाइट ऑफ चाइल्ड की, कि अगर बच्चा 2 साल से 12 ईयर के दरमियान है, 2 से 12 ईयर के दरमियान, तो उसकी हाइट मेजर करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एज मल्टीप्लाई 7 और प्लस 70 कर देते हो। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से कि न्यू बॉर्न की जो है वो बर्थ जो हाइट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ जो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, फिर इतना 6 मंथ की याद कर लो, 12 ईयर की याद कर लो। ये नीचे डिफरेंस बताया कि प्लस माइनस 30% डिफरेंस आ सकता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपके पास हेड सर्कमफ्रेंस आपके पास आ जाता है। सामने जो है वो आपको पिक्चर में जो है वो हेड सर्कमफ्रेंस दिखाया कि आप इस तरीके से जो है वो हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो पेशेंट का चेक, बच्चे का जो है वो चेक करते हो। हेड सर्कमफ्रेंस कहते हैं एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है ब्रेन ग्रोथ का एंड पोटेंशियल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का जो है वो एक डिटर्मिनेंट है हेड सर्कमफ्रेंस। 2 साल तक नॉर्मली आप चेक करते हो। मेजरमेंट मेड कैसे करते हो, एक टेप लेते हो, वो प्लेस करते हो अराउंड द हेड, जैसे अबव द आईब्रोज के अबव जो है, जैसे आपके सामने दिखाया आईब्रोज के अबव जो है वो आप उसको करते हो, एंड अराउंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन ऑफ द बैक ऑफ द स्कल, वहाँ पे आप करके जैसे आपके सामने पिक्चर में दिखाई इस तरीके से करके जो है वो आप उसका हेड सर्कमफ्रेंस चेक करते हो। अब हेड ग्रोथ कहते हैं नॉर्मली रैपिड होती है। एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है वो 33 से 34 सेंटीमीटर तक होता है, 33 से 34 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट मंथ में हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से जो है वो मतलब इंक्रीज होता है, और उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने के बाद ये डिक्रीज हो जाता है, यानी टू ओनली 0.5 सेंटीमीटर पर, यानी हर महीने से 0.5 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज होता है।
एट आफ्टर 2 ईयर जो है ये फिर फर्दर ये ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सामने आपको टेबल में दिखाया हुआ है कि 6 मंथ पे उसका 42 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस होता है, 12 मंथ पे 46 सेंटीमीटर और 2 ईयर्स पे 48 सेंटीमीटर, इस तरह 5 ईयर पे 50 सेंटीमीटर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। पीछे हमने बात की कि हेड सर्कमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है, 33 से 34 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट सर्कमफेरेंस जो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 32 सेंटीमीटर होता है। मेजरमेंट ऑफ द चेस्ट सर्कमफेरेंस कहते हैं मेड एट द निपल लाइन। आप करते हो चेक जब करते हो, जैसे ये सामने आपको दिखा, इस तरीके से आप चेस्ट सर्कमफेरेंस चेक करते हो बच्चे का। चेस्ट सर्कमफेरेंस एट द बर्थ 32 सेंटीमीटर होता है और हेड सर्कमफेरेंस से क्या होता है, लेस होता है। हेड सर्कमफेरेंस 33 से 34 था, जबकि चेस्ट 32 होता है। अब चेस्ट सर्कमफेरेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है हेड सर्कमफेरेंस के बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पे तकरीबन क्या हो जाता है, इक्वल होता है। जैसे आप सामने ये टेबल में देख सकते हो कि 12 मंथ पे जो है वो दोनों 46 सेंटीमीटर हो गया। दे कैन बी एस्टिमेटेड आफ्टर 1 ईयर विद चेस्ट, ठीक है, और हेड का आप उसमें से माइनस करके तो फिर वो आपके पास जो है वो आ सकता है। आप 1 ईयर पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी उस हिसाब से जो है वो कि कितना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉन्टेनल। ये इंपॉर्टेंट आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं कि फॉन्टेनल क्या होते हैं, एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है। तो स्पेस जो बिटवीन बोन ऑफ द इन्फेंट स्कल के दरमियान जो है, बेसिकली जब बेबी की बर्थ होती है थ्रू वेजाइनल कैनाल के जरिए जब बेबी बर्थ होता है तो उस दौरान जो बोन्स होती हैं वो अल्लाह पाक ने नेचुरली रखा हुआ है कि बोन मोल्डिंग होती है, यानी वो बोन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से आसानी से बच्चे का हेड जो है वो वेजाइनल आउटलेट के जरिए बाहर आ जाता है। तो वो जो उस मॉडलिंग की वजह से क्या होता है कि एक अल्लाह पाक ने नेचुरली स्पेस रखी होती है बोन्स के दरमियान, स्कल की बोन के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जो आफ्टर बर्थ फिर वो जो स्पेस है वो क्लोज हो जाती है। तो स्पेस जो होती है बिटवीन द बोन ऑफ इन्फेंट स्कल, जहाँ पे सुचा इंटरसेक्ट करते हैं, जो एक टफ मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसे कहते हैं फॉन्टेनल। जैसे आप ये सामने पिक्चर में देख सकते हो, ये आपके पास इंटीरियर फॉन्टेनल आ जाता है और ये पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनल आ जाता है। जो इंटीरियर फॉन्टेनल है डायमंड शेप होता है, जबकि जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है ये ट्राइंगुलर शेप होता है, ठीक है। आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि डायमंड शेप कौन सा है और ट्राइंगुलर शेप कौन सा है। फॉन्टेनल पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, यानी जो स्पेस है बोन्स ऑफ बोन्स के दरमियान, इन्फेंट स्कल की बोन के दरमियान की जो स्पेस है जो टफ मेम्ब्रेन से कवर हुई होती है उसको कहते हैं फॉन्टेनल। अब एट द बर्थ जो है इंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनल यूजली क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज होता है 6 से 8 वीक ऑफ एज में, यानी 2 महीने तक आप कह लो वो तकरीबन बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जबकि इंटीरियर फॉन्टेनल जो है वो 12 से 18 मंथ ऑफ एज पे जाके क्लोज होता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओवर बल्ज ऑफ इंटीरियर फॉन्टेनल इंडिकेट इंटरस्टिशियल इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर। आगे आप जब पढ़ोगे सीएनएस डिसऑर्डर तो आप उसमें देखोगे कि जो है वो जब इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर में जो है ये बल्ज हुए थे, इंटीरियर फॉन्टेनल ऊपर की तरफ उभरे होते हैं, यानी बल्जिंग हुई होती है उनमें, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह। इस तरह अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है तो उसमें फॉन्टेनल जो है वो संकन हुए होंगे, अंदर की तरफ धसे हुए होंगे आप कह लो। डिले जो क्लोजर है इंटीरियर फॉन्टेनल की वो शो करता है इज एविडेंस, मतलब एज द चिल्ड्रन विद रिकेट्स। अगर बच्चों में रिकेट्स है, बोन डिजीज़ है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से ये फॉन्टेनल की जो है क्लोजर डिले हो सकती है। एक्सपेंडिंग द हेड साइड रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर जो है वो जितना ज़्यादा मतलब हेड के साइज हो रहा है वो शो करता है कि इतनी जो है वो ग्रोथ हो रही है नर्वस सिस्टम की। ये सामने आप देख सकते हो, ये फॉन्टेनल बोन दिखाई हुई है, ठीक है। ये फिर सुचर कोरोनल सुचर दिखाई है, सैजिटल सुचर दिखाई है, प्राइटल बोन और ये ऑसिपिटल बोन और ये लम्बडॉइड जो है वो सुचर दिखाए हुए हैं। फिर उसके बाद आता है टीथिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछ सकता है वाइवा में पहला दांत बच्चे का कब निकलता है। तो नॉर्मली क्या होता है, 20 जो है वो प्राइमरी जो टीथ होते हैं उसे डिसीडियस टीथ भी कहते हैं, जिसे हम लेमन टर्म में कहते हैं दूध वाले दांत। आपने अक्सर पेरेंट्स से सुना होगा, वो कह रहे हैं बच्चे का दूध का दांत निकला है, अब दूध का दांत गिर गया, ठीक है। शक्री दांत भी इसको बोलते हैं। तो 20, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप इसको डिसीडियस टीथ बोलते हैं, ये आपको लेमन टर्म में बता रही हूँ, ठीक है। 20 डिसीडियस टीथ होते हैं। फर्स्ट जो टीथ होता है डिसीडियस टीथ होता है वो यूजुअली इरप्ट होता है 4 से 10 मंथ में, एवरेज 6 मंथ में, यानी एवरेज अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बच्चों में 6 महीने में पहला दांत निकलता है, लेकिन कुछ बच्चों में 4 मंथ से ऑनवर्ड यानी 10 मंथ के दरमियान निकल सकता है। फॉलो बाय 1 न्यू 1 मंथली, यानी पहला एक निकला तो उसके 1 महीने बाद जो है वो अगला निकल आता है। ये जो 20 डिसीडियस टीथ हैं वो
2 से 2.5 साल में तकरीबन सारे प्रेजेंट हो जाते हैं, पूरे 20 के 20 निकल आते हैं। जो फर्स्ट परमानेंट टीथ है जिसे सेकेंडरी टीथ कहते हैं, वो इरप्ट होता है 6 साल की उम्र में, ठीक है। अदर अपीयर इन अप्रॉक्सीमेटली सेम ऑर्डर एज द इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ अगर फॉलो द शेडनिंग ऑफ द डिसीडियस टीथ, ठीक है। मतलब जैसे ये भी सेम वैसे ही ऑर्डर फॉलो करते हैं जैसे जो है वो प्राइमरी टीथ ने फॉलो किया होता है। उसके बाद जैसे जैसे जो है वो सेकेंडरी टीथ डेवलप होते हैं, फिर प्राइमरी टीथ जो है ये डिसीडियस टीथ जो है वो मतलब उसकी शेडनिंग होना शुरू हो जाती है, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ये सामने आपको पिक्चर में जो है वो डायग्राम दिखाई है टीथ की, के जो है वो ये विजडम हमारे टीथ आ गए, ये मोलर टीथ, ये ठीक है कैनाइन टीथ, ये आपके पास प्री मोलर आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह ये इंसीजर, और ये आपको इस लिहाज से पता होना चाहिए। कैनाइन जो है वो आपके ये फ्रंट वाले जो होते हैं, जो सामने सामने ये पहले इंसीजर आ जाते हैं, फिर कैनाइन टीथ आ जाते हैं, फिर प्री मोलर और देन जो है वो मोलर आ जाते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन, सिग्निफिकेंस डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन एंड एडल्ट में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे फीटल पीरियड, न्यूनेटल पीरियड, इन्फेंसी, टोडलर एज, प्री स्कूलर, स्कूल एज, एडोलसेंस, ये आपको याद रहना चाहिए जो आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी मैंने। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है वो किस तरीके से मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, उस लिहाज से वो आपको जेनेटिक इन्वायरमेंटल इसमें फैक्टर आ जाते हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अफेक्टेड बाय a variety of condition and circumstances जैसे heredity, physiological function, gender, disease, physical environment, nutrition, interpersonal relationship, ये सारे फैक्टर जो है वो उस पर अफेक्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो करती है प्रेडिक्टेबल पैटर्न इन डायरेक्शन, सीक्वेंस एंड पेस। जैसे आपको भी पीछे 2 पैटर्न बताए हैं, एक हेड टू टो, दूसरा पेरिफेरल टू मिड लाइन टू पेरिफ्री। बायोलॉजिकल ग्रोथ इस डिटरमाइन जो है वो की जाती है फिर हाइट से, वेट से, बोन एज से और डेंटिशन से जो है वो बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो डिटरमिन करते हैं। फिर ये कुछ न्यू माइलस्टोन बताए हैं डेवलपमेंट ऑफ विजन के कि पहला जब बच्चा फर्स्ट मंथ होता है उसका तो वो फोकस करता है सिर्फ 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक बच्चा देख सकता है, उससे आगे उसे कुछ नहीं नजर आता, जो मर्जी आप एक्शन करें, ठीक है। 4 से 5 मंथ में बच्चा जो है वो लुक करता है अपने हाथों पे, बैठे हुए या लाइंग बैक पे अपने हाथों को देखता है, जबकि 6 से 7 मंथ पे बच्चे की हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलपमेंट होती है, तो पता होता है मेरा हाथ कहाँ है, नहीं हैंड टू आई जो है उसकी प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है। 11 टू 12 मंथ पे वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उनको आराम से फॉलो करता है, आप उसके हमें आगे पीछे घुमाओगे तो उसको फॉलो करेगा। इतना हेयरिंग के जो है माइलस्टोन देखे जाए तो 1 मंथ पे बच्चा अपना हेड को टर्न करता है साइड पे, व्हेन द साउंड इज मेक एट द लेवल ऑफ ईयर, कान के करीब अगर उसको कुछ बोला जाएगा तो बच्चा अपना हेड को वहाँ टर्न करता है। 4 to 5 मंथ पे लोकेट करता है साउंड को, अपना हेड टर्न करके ऊपर नीचे जो है वो बच्चा देखता है। 6 to 7 पे अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। कुछ बच्चे 5 मंथ पे, लेकिन ज़्यादातर 6 से 7 मंथ पे जब आप उनका नाम लेते हो ना तो बाकायदा रिस्पॉन्ड करेंगे, मुड़ के आपको देखेंगे। 11 to 12 मंथ पे बच्चे को डिफरेंट नेम्स को जानता है, उनके मीनिंग्स को जानता है। ये कुछ अब 2 तरह की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और एक ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और एक ग्रॉस मोटर स्किल होती हैं। जो आप सामने पिक्चर आपके सामने स्लाइड शो रही है इसमें ग्रॉस मोटर स्किल दिखाई है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट दिखाई है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इसमें स्मॉलर मूवमेंट होती हैं, जैसे चीज़ों को पकड़ना, ग्रैब करना, वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। ये जैसे फाइन मोटर स्किल या फाइन मोटर डेवलपमेंट। जबकि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इसमें लार्जर मूवमेंट्स आ जाती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्रॉलिंग, ठीक है। अब ये कुछ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बताइए कि बच्चा सबसे पहले नेक होल्डिंग 3 महीने पे जाके बच्चा अपनी गर्दन संभालता है। उससे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी गर्दन को आपने खुद संभालना होता है, उसको मतलब हाथ छोड़ते नहीं, वरना बच्चे की जो है वो गर्दन नेक बैंड हो सकती है। 3 मंथ पे नेक होल्डिंग आती है। 5 महीने पे बच्चा रोल ओवर होना शुरू होता है। 6 महीने पे बच्चा जो है विद ओन सपोर्ट बैठना शुरू करता है, ठीक है। और 8 मंथ पे विद ऑन स्पोर्ट जो है वो बैठना शुरू होता है, और जो 8 मंथ पे वो बगैर स्पोर्ट के जो है वो बच्चा बैठना शुरू हो जाता है। 9 मंथ पे बच्चा जो है वो खड़ा होता है स्पोर्ट के साथ, जबकि 12 मंथ पे जो है विदाउट स्पोर्ट खड़ा हो जाता है और क्रीप करता है, थोड़ा क्रॉल करता है अच्छे तरीके, मतलब सही से क्रॉल। वैसे तो 9 मंथ पे बच्चा क्रॉल कर लेता है, लेकिन जो सही इफेक्टिवली स्पीडों से क्रॉल करता है वो 12 मंथ पे तक करता है। 15 मंथ पे बच्चा जो है वॉक करता है, और क्रीप करता है, आप स्टेज पे जो है क्रॉल करके चढ़ जाएगा। 18 मंथ पे बच्चा भागना शुरू कर देता है,
टू ईयर्स पे बच्चा चलना शुरू करता है, डाउन द स्टेयर अप एंड डाउन। क्या आपसे ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि बच्चा की नेक होल्डिंग कितनी एज पे होती है, बच्चा कब चलना शुरू कर देता है, कब बैठना शुरू होता है बगैर सपोर्ट के, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 साल पे बच्चा जो है वो ट्राई साइकिल जो है वो राइड करना शुरू कर देता है, और 4 ईयर्स पे जाके जो है वो फिर बच्चा हुक करता है, 1 फुट 1 पाँव पे खड़ा हो जाता है, अल्टरनेटिवली फीट गोइंग डाउन स्टेयर जो है वो कर सकता है। फिर आ जाती है आपकी फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिसमें आ जाता है कि 4 मंथ पे बच्चा रीच आउट द ऑब्जेक्ट विद बोथ हैंड, यानी 4 महीने पे बच्चा जो है दोनों अपने हाथों से चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाता है, ठीक है। 6 मंथ पे रीचिंग आउट फॉर द ऑब्जेक्ट विद वन हैंड, फिर एक हाथ से वो चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करता है। जब 4 मंथ पे होता है तो दोनों हाथों से करता है, और एक हाथ जब 6 मंथ पे आ जाता है तो एक हाथ से करना शुरू कर देता है। 9 मंथ पे इमेच्योर पिंथर ग्रैप होता है। पिंथर ग्रैप मीन चीज़ों को होल्ड करें, जैसे आपको सामने दिखाई पिंथर ग्रैप दिखाया हुआ, ठीक है। इन्फीरियर पिंथर ग्रैप है, यानी इसको चीज़ों को होल्ड करना है। तो 9 मंथ पे जो है, सॉरी 12 मंथ पे भी 9 मंथ पे इमेच्योर होता है, लेकिन 12 मंथ पे सही से मेच्योर हो जाता है। 15 मंथ पे इमिटेट करता है स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग ये होता है कि अगर आप उसके सामने कोई चीज़ ड्रॉ करते हो या खुद से वो चीज़ों को ड्रॉ करता है केयरलेसली, कभी लाइनें यहाँ मारेगा कभी यहाँ मारेगा, ठीक है। तो उसको किसी ने उसके सामने कुछ किया तो उसको उस तरीके से कॉपी करेगा। टावर ऑफ 2 ब्लॉक, बच्चा ये जितना ये टावर किए ना इतना बच्चे जो है वो जोड़ सकता है, जैसे ये आपको दिखाया 2 मंथ 15 मंथ पे 2 इतना के टावर जो है वो जैसे इसके सामने रखे तो वो जोड़ सकता है 15 मंथ पे। 18 मंथ पे वो स्क्रिबल करेगा, प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेगा लाइनों को, ठीक है। टावर 3 ब्लॉक के टावर को जो है वो बना सकता है, जैसे ये सामने दिखाया हुआ 18 मंथ पे। फिर इतना 12 ईयर पे 6 मंथ का कर सकता है। वर्टिकल और सर्कुलर स्ट्रोक, यानी लाइनें सीधी और दायरे के फॉर्म में लाइनें वो मार सकता है बच्चा, ठीक है। 3 ईयर पे 9 ब्लॉक का टावर बना सकता है, जैसे ये आपको दिखाया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 4 ईयर पे भी जो है वो कॉपी करता है क्रॉस। आप उसके सामने कहोगे तो क्रॉस बाकायदा वो लगा सकता है, ठीक है। ब्लॉक से ब्रिज बना सकता है। और 5 ईयर पे जो है वो ट्राइंगल को कॉपी कर सकता है और गेट बना सकता है विद द ब्लॉक्स, जैसे ये सामने आपको डायग्राम में जो है वो दिखाया हुआ है। 6 ईयर पे दिखाया हुआ है, नहीं 4 ईयर पे इस तरीके से, इस तरीके से जो है वो 3 ईयर्स पे दिखाया हुआ है कि वो बच्चा इस तरीके से कर सकता है। फिर ये अगर आप देख लो तो इसमें जो है वो उसने बिल्ड किया, ब्रिज बनाया 3 ईयर्स पे, सर्कल ड्रॉ कर लिया है, जबकि 3 to 4 ईयर से हाफ ईयर पे उसने गेट बिल्ड कर लिया और स्केल ड्रॉ कर लिया। 5 पे 6 पे जो है वो फिर उसने इस तरीके से स्टेप्स बना दिए बिल्ड, और ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता है बच्चा। फिर ये कुछ टिपिकल पेंसिल जो है वो ग्रैप्स जो है वो पेंसिल ग्रैप्स जो है वो दिखाए हुए हैं डेवलपमेंट 9 मंथ पे, इस तरीके से बच्चा होल्ड करता है। 12 से 15 मंथ पे वो बच्चे ने इस तरीके से पेंसिल को होल्ड की होती है। फिर 2 से 3 ईयर पे वो इस तरीके से करता है। 3 to 4 ईयर पे जो है वो इस तरीके से हो जाती है, और 3 to 4 से ऑनवर्ड पे इस तरीके से जो है वो बच्चे को होल्डिंग आ जाती है। फिर नेक्स्ट बताएंगे सोशल एंड अडॉप्टिव जो है वो माइलस्टोन, जिसमें होता है कि बच्चा 2 महीने पे सोशल स्माइल करता है। जो बच्चा होता है पैदाइश के बाद स्माइल कर रहा होता है, अक्सर हम गलत फहमी होती है कि जो आपको देख के स्माइल कर रहा था, बच्चा किसी को देख के स्माइल नहीं कर रहा। 2 महीने के बाद बच्चा सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है, और 3 महीने पे वो अपनी मदर को रिकग्नाइज कर लेता है। 6 मंथ पे स्ट्रेंजर को रिकग्नाइज कर लेते हैं, यानी अब उसको कोई बाहर का बंदा उठाएगा तो रोना शो करेगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी शो करेगा। 9 मंथ पे बच्चा बाय बाय कर वेव करना शुरू हो जाएगा। और 12 मंथ पे बच्चा कॉल करेगा नेम, कम मतलब जब आप उसे बुलाओगे तो वो आएगा प्ले करेगा छोटी छोटी गेम्स को। 15 मंथ पे जो है वो जारगोन जो है वो मतलब होना शुरू हो जाएगा, बोलना शुरू हो जाएगा जब आप उसे कहोगे उसके सामने। 18 मंथ पे जो है वो कॉपी करना शुरू कर देगा पेरेंट्स के उसको टास्क को। अगर बच्चे पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, जैसे तक आपने देखा ना मदर्स जो है वो सफाई कर रही हैं तो बच्चे भी वह देख के वैसे ही करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं वो भी उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास 2 ईयर पे बच्चे फूड को, ड्रिंक और टॉयलेट के लिए जो है वो खुद से मतलब कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए एंड एक्सेट्रा। 3 ईयर्स पे टॉयज़ को शेयर करता है, अपना नाम पता होता है, जेंडर पता होता है। 4 ईयर पे वो प्ले करता है ग्रुप में कोऑपरेटिवली। टॉयलेट ट्रेनिंग उसको आ जाती है। वैसे तो 3 ईयर्स टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है, 2.5 ईयर सॉरी। और 5 ईयर पे जो है वो हाउस होल्ड में चीज़ों में हेल्प करेगा, ड्रेसिंग में या अनड्रेसिंग में जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है।
अच्छा जी। फिर उसके बाद ये जो 15 मंथ पे जार्गोन बताया था, इसमें बच्चा वो स्पेसिफिक किस्म के वर्ड बोलेगा जो दूसरों को समझ नहीं आएंगे, मतलब लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर, उनको समझ। जैसे आपने अक्सर देखा बच्चे फूफो को फूफो नहीं कहेंगे, बुब्बो कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या फूफो रहे होते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंस ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसमें जो है 1 मंथ पे जो है वो अलर्ट होगा साउंड से। 1 मंथ पे उसके सामने जैसे कोई भी चीज़ गिरती है, कुछ होती है, तो उससे जो है वो मतलब रिस्पॉन्स जो है वो करता है। फिर आता है 3 मंथ पे जो है वो बच्चा जो है कुकू इस तरह की आवाज़ें निकालता है। 4 मंथ पे ऊंची मतलब लाफ करता है लाउडली। 6 मंथ पे बा दादा पा इस तरह की आवाज़ें निकालता है, मोनोसिलेबल्स होते हैं। और 9 मंथ पे पॉपर दिखता है, मामा बाबा दादा बोलता है। 12 मंथ पे 1 to 2 वर्ड बोलता है विद मीनिंग, ठीक है। 18 मंथ पे 8 to 10 वर्ड्स बच्चा बोलता है, ठीक है। 2 ईयर पे इतना से 2 से वर्ड सेंटेंसेस बाकायदा 2 से 3 सेंटेंस जुमले बोलेगा। आई डू दिस, मी गो दिस, वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रोनाउंस करेगा आई मी यू। 3 ईयर्स पे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। 4 ईयर्स पे सॉन्ग या पोएम है, आपको कहानियाँ सुनाएगा। और 5 ईयर पे बच्चा जो है वो फिर प्रॉपर तरीके से मीनिंग आस्क करेगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है वो क्या है, ठीक है। इसके बाद साथ हमारी जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह जो है वो फिर हम जो है वो प्रीमेच्योरिटी या कुछ डिसऑर्डर को जो है वो डिस्कस करेंगे।